वर्कशीट भी निकाल लूं। हम जब उसकी प्रॉब्लम्स कर रहे थे तो किस सवाल तक पहुंचे थे हम कल? आई थिंक इट वाज क्वेश्चन नंबर 4। कहाँ तक थे जी? क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचे थे ना। 4 में एक बात आपको समझाई जा रही थी जी बेटा। वर्कशीट नहीं है? किस किस के पास वर्कशीट नहीं है? हाथ खड़ा करें बेटा प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7 वाओ 8 लोगों के पास वर्कशीट नहीं है। क्यों? पेपर दे रहे थे, कौन सा हो गया? ठीक है, चलो मैम 8 वर्कशीट्स चाहिए, ये ओ लेवल बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली। उनके पास पड़ी होंगी। सर आसिम के पास जो फाइल होती है उसमें शायद एक्स्ट्रा पड़ी हो, या वो नहीं है तो फिर एक्स्ट्रा प्रिंट करवा लीजिएगा। ठीक है, अच्छा। सो यू नो, हमने ना कल जब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया तो आपको मालूम होगा कि हम वहां पे क्या डिस्कस कर रहे थे। वहां लिखा हुआ था आयरन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 26। अगर उसका एटॉमिक नंबर 26 है तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है? 26 है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी कितनी है? वो भी 26 है। अच्छा, लेकिन अगर उसके आइसोटोप्स कैसे हैं? एक आइसोटोप है आयरन 54, एक आइसोटोप है आयरन 56, एक आइसोटोप है आयरन 57 और एक आइसोटोप है आयरन 58। अब वो जो 4 आइसोटोप्स थे उनका क्या डिफरेंट था? उनका असल में बुनियादी तौर पर तो ऊपर वाला जो नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। ये ऊपर वाला नंबर क्या चीज होती है? या तो एटॉमिक मास होता है, या मास नंबर होता है, या न्यूक्लियॉन नंबर होता है। ये वाला नंबर उसका डिफरेंट होता है। इस नंबर के डिफरेंट होने से किस प्रॉपर्टी पर फर्क पड़ता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज पर फर्क पड़ता है। और जहां तक ताल्लुक है नीचे वाले नंबर का सेम होना, उससे क्या होता है सर? उसके सेम होने से व्हाट हैपेंस? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। अब हमने कल कहीं नोट्स के अंदर लिखा कि अगर न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होगी तो इसका मतलब है न्यूक्लियॉन्स की तादाद डिफरेंट होगी। अगर न्यूक्लियॉन नंबर डिफरेंट होगा तो मतलब है मास नंबर डिफरेंट होगा। अगर मास नंबर डिफरेंट होगा तो मतलब है एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। अगर एटॉमिक मास डिफरेंट होगा तो इसका मतलब है एटम की डेंसिटी भी डिफरेंट होगी। खैर मैं भी यहां से आगे मास से आगे वेट या वेट से आगे डेंसिटी तक नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर मैं नाम इस्तेमाल कर भी लूं तो आपको पता तो इतना तो अंदाजा हो जाएगा कि सर ये जो मास का लफ्ज है और जो वेट का लफ्ज है और जो डेंसिटी का लफ्ज है, ये लफ्ज केमिस्ट्री के लफ्ज नहीं है, ये वर्ड्स फिजिक्स के वर्ड्स हैं। और अगर ये फिजिक्स के वर्ड्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि मास डिफरेंट होना, वेट डिफरेंट होना, डेंसिटी डिफरेंट होना, क्या है ये सर? ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंट होना। क्या होना भाईजान? फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंट होना। तो यू नो व्हाट, आई थिंक फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। जहां तक अगर मैं इसको ऐसे करूं, कोई भी मैं अगर एलिमेंट लिखता हूं, ठीक है, उस एलिमेंट के एक ऊपर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? ए। नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? जी। देखें, अगर मैं कहूं जी व्हाट इज दिस ए, मैं इसको कहता हूं जी न्यूक्लियॉन नंबर। कौन सा नंबर है जी? ये जो न्यूक्लियॉन नंबर है, अगर ये डिफरेंट है तो ये और क्या होता है? मास नंबर। मास नंबर अगर डिफरेंट है तो ये और क्या होता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अगर डिफरेंट है तो यू नो कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी? आइसोटोप्स के केस में जो ये वाला नंबर है क्या कहलाता है? न्यूक्लियॉन नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है, तो अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आई थिंक दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल क्वांटिटी है? अभी तो इसको मैं फिजिकल प्रॉपर्टी कहूंगा, लेकिन अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, प्योर फिजिक्स अगर पढ़ा रहा होता तो मैं इसको फिजिकल प्रॉपर्टी ना कहता। क्या कहता? इसको मैं फिजिकल क्वांटिटी कहता। आई होप आपको मालूम है कि फिजिक्स में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? तो अगर ऊपर वाला नंबर डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है जी। अच्छा, ये नीचे वाला नंबर क्या होता है सर? ये है एटॉमिक नंबर, मतलब ये है प्रोटॉन नंबर, मतलब ये है इसी जितने क्या होंगे? इसी जितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं बुनियादी तौर पर जिनको क्या होता है, जो किसी रिएक्शन के दौरान लूज होते हैं या गेन होते हैं या शेयर होते हैं। तो अगर मैं कहूं एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब प्रोटॉन्स की तादाद सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स से क्या निकलता है सर जी? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से निकलेगा। कल क्या क्या लिखवाया था? कोई वैलेंसी लिखवाया होगा, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का लफ्ज लिखवाया होगा, कोई टाइप ऑफ कंपाउंड का लफ्ज लिखवाया होगा। और वो सारे वर्ड्स किस पर डिपेंड करते हैं? वो सारी प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं। अच्छा, वो सारी प्रॉपर्टीज हैं कौन सी? वैलेंसी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है, टाइप ऑफ कंपाउंड होना या टाइप ऑफ रिएक्शन होना कोई फिजिकल बात है? नो, आई थिंक वो केमिकल बात है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स का लेने देना किसके साथ है जी? कोई केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ है। तो आई बिलीव कि क्या हो रहा है, आइसोटोप्स में जब ऊपर वाला नंबर डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, नीचे वाला नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। यही तो मेरे ख्याल से हमारे पास सवाल है। सवाल क्या था? विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई दीज आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एक काम करें, क्वेश्चन पे जाएं, अंडरलाइन द वर्ड आइसोटोप्स एंड देन अंडरलाइन द वर्ड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं ना सेम केमिकल प्रॉपर्टीज के नीचे क्या क्या लिखवाऊंगा, गौर से सुनिएगा। आपने किस वर्ड को अंडरलाइन किया? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको अंडरलाइन करके लिखे जी सेम केमिकल रिएक्शंस, सेम केमिकल रिएक्शंस को अंडरलाइन करके लिखें सेम केमिकल कंपाउंड्स, सेम केमिकल कंपाउंड्स को अंडरलाइन करके लिखें सेम वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये वैलेंसी होता क्या है या ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, इसके बारे में बात मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाई हुई, लेकिन आप चूंकि फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपने वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो परेशानी नहीं लेनी, मैं पढ़ाऊंगा, मेरा पूरा टॉपिक है यार, ये पूरे का पूरा चैप्टर है, लेकिन कम से कम मैं सवाल तो सॉल्व कर सकता हूं ना। ठीक है, उसने कहा जी व्हाई दीज आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज का मैंने क्या मतलब निकाला है? सेम केमिकल रिएक्शंस। सेम केमिकल रिएक्शंस का मैंने क्या मतलब निकाला है? सेम केमिकल कंपाउंड्स। सेम केमिकल कंपाउंड्स का मैंने क्या मतलब निकाला है? सेम कोई क्या, सेम किस्म की वैलेंसी और सेम किस्म की। अब ये वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मतलब तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंपाउंड, तो ये कोई ना कोई केमिकल प्रॉपर्टी ही होगी। क्या होगा? ये जो वैलेंसी है, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये क्या होगी? कोई ना कोई केमिकल प्रॉपर्टी है। मुझे एक बात बताएं, अगर किसी को पता है कि वैलेंसी क्या होती है, एनीवन प्लीज, तो बताएं इसका ताल्लुक किसके साथ है? इलेक्ट्रॉन्स के साथ। किसके साथ है जी? ये जो वैलेंसी का लफ्ज है, इसका ताल्लुक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ। किसके साथ है जी? अगर इसका ताल्लुक इलेक्ट्रॉन्स के साथ है तो इसका मतलब है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल रिएक्शन, सेम केमिकल कंपाउंड, सेम वैलेंसी, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या वैलेंसी का लफ्ज कहां से निकलेगा जी? असल में लफ्ज निकलेगा कहां से? सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो अब ये सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कहां से निकलेगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब क्या होगा? सेम व्हाट? सेम प्रोटॉन नंबर या सेम एटॉमिक नंबर। जी तो भाई यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? ये जो आपका सवाल चल रहा था, प्लीज आप एक काम कीजिए,
जो लफ्ज था आपके पास कौन सा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको अंडरलाइन करें। मैंने वहां से एक लफ्ज निकाला सेम केमिकल रिएक्शंस, फिर सेम केमिकल कंपाउंड्स, फिर कंपाउंड्स सेम होंगे तो असल में जो भी एटम है या जो भी एलिमेंट है उसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, वो सेम होगी। अब वो होती क्या है, मैंने वहां क्वेश्चन मार्क तो लगा दिया है कि सर ये टॉपिक पढ़ाएं पहले, लेकिन बहरहाल जो भी है ये इतना ही पता कोई ना कोई केमिकल प्रॉपर्टी है जिसका ताल्लुक किसके साथ है। एक बच्चे ने कहा सर इसका ताल्लुक है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। कौन से इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ। जिस किसी के पास वर्कशीट नहीं है प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। हाथ खड़ा रखें बच्चों, बस मैम ये आगे स्क्रॉल खुद ही कर देंगे, वो खुद ही कर देंगे। एक इधर दे दो भाई, दो उधर दे दो, हाथ खड़ा रखिए जी, पहुंच जाएगी आप तक। आगे भेजो भाई, आगे भेजो। एक उनको दे दें, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है सारी। अभी भी एक बच्चा है जिसका हाथ खड़ा है, माचा कीजिए, किसी के पास एक्स्ट्रा है प्लीज भिजवा दें। चलें जी, होपफुली सबके पास अभी ये वर्कशीट जो है वो मौजूद होगी। ठीक है, दो हैं तो एक मुझे दे दो। अच्छा जी, आपके पास भी नहीं है, ये ले भाई, ये उधर भेजें। देख लो भाई, अभी भी अगर कोई रहता है जिसके पास वर्कशीट ना हो, चलें, बड़ी मेहरबानी जनाब। क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है, प्लीज जरा ध्यान दीजिए इन बातों की तरफ। बल्कि मैं चाहता हूं एक काम करें, वापस नोटबुक निकालें। मैं नोटबुक में भी थोड़ी और डिटेल लिखवाना चाहता हूँ। अपनी नोटबुक निकालें। आपने आखिरी बात क्या लिखी हुई है? आपने आखिरी जुमला लिखा था कि डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज क्या, एटॉमिक मास एंड डेंसिटी ऑफ द एटम, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम सच एज क्या, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड क्या, एंड टाइप ऑफ कंपाउंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आपने एक सवाल लिखा है, why are the chemical properties same? Chemical properties same क्यों होती हैं? हमने कहा because all the chemical properties depend upon क्या, they depend upon number of protons or the number of electrons which are same. So what? So what? So chemical properties are same. किसी को मसला है इस बात से? अच्छा, अब मैं वहां इसी सेम बात को कैसे लिखवाना चाहता हूं। वही सेम बात है, लेकिन मैं चाहता हूं नोट्स को थोड़ा सा मजीद हम एक्सपैंड करना चाहते हैं। आई वुड लाइक कि आप वहां क्या लिखिए, यहां लिखें जी। एक काम करें, प्लीज इस तरह से लिखें, वहां पे जहां पे भी आपके कल का लेक्चर खत्म हो रहा है अगली में लिखें जी। अगर मैं कहूं ये आइसोटोप्स का सीन है, सो आइसोटोप्स हैव क्या, आइसोटोप्स का क्या सीन होता है जी, हैव। इधर एक लफ्ज जाएगा व्हाट जी, डिफरेंट। आइसोटोप्स का डिफरेंट क्या होता है, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट, ऊपर की तरफ चले जाएं, डिफरेंट व्हाट, डिफरेंट एटॉमिक मास। सो व्हाट, सो डिफरेंट क्या होगा, सो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अच्छा, लेकिन अगर मैं नीचे आऊं, आइसोटोप्स हैव क्या जी, डिफरेंट एटॉमिक मास है तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन आइसोटोप्स का क्या सीन है, सेम क्या है, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। सो क्या होगा, सो उसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। प्लीज यूं जाके लिखिए, अपनी नोटबुक में जाएं और वहां पे क्या लिखें, एक एक्स लिखें। एक्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल, उसके ऊपर ए लिखें, उसके नीचे जी लिखें। ए कौन है, ए है उसका कौन, न्यूक्लियॉन नंबर, मास नंबर,
एटॉमिक मास या एक फिजिकल प्रॉपर्टी। नीचे जी कौन है? जी है एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस पर डिपेंड करती है क्या? जिस पर डिपेंड करती है क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हमने कहा कि सर आइसोटोप्स का क्या होता है? उनका ऊपर वाला सीन डिफरेंट होता है। अगर ऊपर वाला सीन डिफरेंट एटॉमिक मास है तो डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। किसी को एतराज है उस ऊपर वाली बात से? फिर मैंने कहा कि आइसोटोप्स का क्या होता है? आइसोटोप्स का नीचे वाला नंबर क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर होता है। नीचे वाला नंबर सेम होता है तो क्या होगा? सेम केमिकल, क्योंकि नीचे वाला नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो सब सेम है तो क्या होगा? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। इसमें किसी को मसला है? एक बात तो मैं चाहता हूं अपने नोट्स के अंदर ये वाली मेंशन की जाए, एक इस तरह से कुछ नोट्स मेंशन किए जाए। इस तरह का जो मैं नोट्स को फैला रहा हूं, क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि मैं पहले कहता हूं कोई ना कोई एलिमेंट एक्स है, उसका एक ऊपर का नंबर है, उसका एक नीचे का नंबर है। ऊपर वाले नंबर को क्या क्या कहते हैं? नीचे वाले नंबर को क्या क्या कहते हैं? ऊपर वाला नंबर काफी हद तक फिजिकल प्रॉपर्टी है और नीचे वाला नंबर काफी हद तक क्या जी? केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके। अब एक तरफ आपने ये नोट लिख दिया है। अगर आप ये नोट मुकम्मल कर लेते हैं, अब एक काम करेंगे, अब इधर आ जाएं। ये जो लफ्ज है ना सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या इसके नीचे क्या क्या लिखें? बताओ जी। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज के नीचे वो सब लिख चुके हैं जी। कौन कौन लिख चुके हैं? सारा कुछ। अब ये सब के सब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को अंडरलाइन करें और उसके नीचे ये सारा कुछ लिखें कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? सेम केमिकल रिएक्शंस। सेम केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या है? सेम केमिकल कंपाउंड्स। सेम केमिकल कंपाउंड्स का मतलब क्या है? सेम वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सेम वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बहरहाल जो भी है, यहां पर हमारे पास एक मसला है। उस मसले को हम क्या करेंगे? उस मसले को जनाब साहब हमने क्या करना है? ये जो वैलेंसी वाला चक्कर है, और जो वैलेंसी वाला चक्कर है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला चक्कर है, ठीक है, जो भी है, इस बात को हमने भी अपना अगला टॉपिक बनाना है। ठीक है जी। और यहां से आगे हमारा अगला टॉपिक क्या बनेगा कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके लिए मुझे पहले क्या पढ़ाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ानी पड़ेगी। क्या पढ़ाना पड़ेगा जी? मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का क्या समझना है, इलेक्ट्रॉन्स की साइंस समझनी है, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की साइंस समझनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो क्या होता है, तो क्या नहीं होता। आई थिंक एक काम करेंगे, ये लिखिए, इसके नीचे एक और नोट लिखें। सॉरी, हरी अप प्लीज। बल्कि काम करें, जहां तक क्वेश्चन मार्क है ना, यहां आ जाए, बस यहां आ जाए जी। यहां एक नोट लिखेंगे जी, क्या? टू अंडरस्टैंड व्हाट? टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। आधी से ज्यादा क्लास को, बल्कि बहुत सारों को नहीं पता है वैलेंसी क्या होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। वो इस लफ्ज को सुनकर परेशान हो गए हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, वी नीड टू अंडरस्टैंड the electronic configuration first. We need to understand the electronic configuration first. तो जो बात मैं यहां से निकालना चाहता हूं वो ये है कि मेरा नया टॉपिक क्या है, मेरा अगला टॉपिक क्या होगा। मेरा अगला टॉपिक होगा जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आएगी तो क्या समझ आएगा? हाँ जी सर, तब जाकर हमें ये कोई वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब समझ आएगा। और जब हमें वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब समझ आ जाएगा, फिर हमें जाकर ये केमिकल कंपाउंड का मतलब समझ आएगा।
और जब हमें केमिकल कंपाउंड का मतलब समझ आ गया तो जाके हमें केमिकल रिएक्शन समझ आएंगे, और अगर हमें केमिकल रिएक्शन समझ आ गए तो हमें सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी समझ आ जाएंगी। किसी को मसला है भाई इस बात से? तो आई थिंक अब जाके आपका वो आइसोटोप्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, और उसी के बीच में से मैं क्या निकाल रहा हूं, उसी में से मैं नया टॉपिक निकाल रहा हूं। अगर आप अपने अभी तक के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को एक बिल्डिंग बनाएं, अभी तक का जो पढ़ा हुआ क्या कॉन्सेप्ट है जी, क्या बिल्डिंग खड़ी हुई है हमारे दिमाग में? सर हमारे दिमाग की बिल्डिंग ये है, हमारी क्लास क्या है, ए लेवल। ए लेवल में हम बुनियादी तौर पर मैं पढ़ाना क्या चाहता हूं आपको, साइंस। साइंस में से इस वक्त कौन सी वाली साइंस डिस्कस हो रही है, केमिस्ट्री वाली साइंस। केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ना होता है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। जरा सबके सब जवाब देंगे जी, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर को केमिस्ट्री में कहते क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस। क्या केमिकल सब्सटेंसेस में से कौन सा सब्सटेंस हमने स्टार्ट किया था, एलिमेंट्स। वैसे होते हैं कौन कौन से, और कंपाउंड्स भी होते हैं, और क्या होता है, मिक्सचर्स भी होते हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, इनमें से कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स किस चीज से बने होते हैं, एटम्स से। हमें एटम्स का क्या सीखना होता है, एटम्स का स्ट्रक्चर। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या सीखा है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो हमने सीख लिए हैं। कितने किस्म के होते हैं, 3 किस्म के। कौन कौन से, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और, अच्छा वैसे मुझे एक बात बताएं, अगर मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात ना करूं, मुझे बताएं हमने एटम के सेंट्रल पार्ट को ज्यादा अच्छे से सीख लिया है या एटम के आउटर पार्ट को सीख लिया है? आई थिंक हमें न्यूक्लियस के बारे में बहुत सारी बातें पता चल चुकी हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनकी तादाद कम भी हो सकती है और ज्यादा। मतलब अगर प्रोटॉन्स बदल जाएं तो क्या बदल जाता है, एलिमेंट बदल जाता है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन्स बदल जाएं तो क्या बदल जाता है, एलिमेंट नहीं बदलता। क्या बदलता है, आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने एटम के स्ट्रक्चर में अभी आपको सिर्फ क्या पढ़ाया है, न्यूक्लियर पार्ट, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल पार्ट या न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम। क्या पढ़ाया जी हमने भी आपको न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम पढ़ाया है। अभी जो एटम के न्यूक्लियस से बाहर वाला हिस्सा है, कौन सा वाला, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम वाला, उसकी तो भी सही तरह हमने उसको तो सिर्फ नाम सुना है कि शेल होते हैं। शेल में क्या होता है, वो शेल्स होते हैं, कितने हैं, किस किस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो हमने भी बात ही नहीं की भाई। ठीक है, ये मेरा अगला टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है जनाब हमारा अगला? हमने अभी तक ये हमारे कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग है जी, जैसे हमने न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम कर लिया है। और मुझे लगता है आपकी इस वर्कशीट का नाम भी क्या है, वैसे इसका नाम क्या लिखा हुआ है, बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैंने कल अंडरलाइन कराया होगा, है किया है, क्या लिखा उधर वर्कशीट के नाम का नाम लिखा हुआ है बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैंने कहा जी अंडरलाइन करके क्या लिखो, न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम लिखो। क्यों? बिकॉज मुझे नहीं लगता कि यहां पे कोई सवाल होगा किसके बारे में, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम के बारे में। ठीक है, जितने भी सवालात हैं वो ज्यादातर किसके बारे में होने चाहिए, देखेंगे, चलेंगे आगे, देखते हैं कि उसमें सवाल किसका है। मतलब ज्यादातर सवालों का फोकस किस पर है, न्यूक्लियस के पार्ट के ऊपर फोकस है, शेल्स वाले पार्ट के ऊपर ज्यादा मेरा फोकस। वो मेरी वर्कशीट नंबर 2 होगी, जिसमें फोकस मेरा किस पर होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर, या इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन पर, या शेल्स पर, या जो भी है मेरा अगला टॉपिक है। आई होप आपको पता चल चुका है कि मेरा अगला टॉपिक क्या है, क्या होना चाहिए मेरा अगला टॉपिक। या तो नाम रखेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम, या नाम क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? सो आई थिंक ये मेरा अगला टॉपिक है, इसको मैं मारता हूं अभी ब्रेक। जो पहला टॉपिक खत्म हुआ है उसकी वर्कशीट चल रही है, वापस आते हैं उधर। तो आइसोटोप्स की बात जहां पे मैंने खत्म की है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वैसे एक बात सुने, न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम के अंदर ही क्या होता है, इसी के अंदर होता है सर जी न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट।
इसी के अंदर होता है न्यूक्लियॉन्स का कॉन्सेप्ट, इसी न्यूक्लियॉन्स के अंदर होता है, इनमें से सिर्फ प्रोटॉन्स को क्या कहते हैं, सिर्फ प्रोटॉन्स को कहते हैं प्रोटॉन नंबर, और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं जी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स ना बदलें और न्यूट्रॉन्स बदल जाएं तो देयर इज द आइडिया ऑफ, मतलब अगर क्या हो, प्रोटॉन्स क्या हो, प्रोटॉन्स हो सेम, न्यूट्रॉन्स क्या हो, न्यूट्रॉन्स हो डिफरेंट, तो ये कौन सा आइडिया है सर, दिस इज समथिंग नोन एज आइसोटोप्स। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इस पूरे महीने में हमने यहां से साइंस से बात स्टार्ट की थी, उसके बीच में से केमिस्ट्री निकाली, केमिस्ट्री में से मैटर निकाला, मैटर में से केमिकल सब्सटेंसेस निकाले, उसमें से एलिमेंट का लफ्ज निकाला, एलिमेंट के लफ्ज में से एटम का लफ्ज निकाला, एटम का स्ट्रक्चर है, फिर उसका न्यूक्लियर पार्ट है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और अभी हमने इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा डिटेल पे बात नहीं की हुई है। किसी को मसला है भाई इस बात से? तो प्लीज ये सारी बात बताने का मकसद क्या है कि आपको ये पता हो कि हमारे कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग क्या है, हमारा अभी तक का पढ़ा हुआ क्या सीन हमने पढ़ा हुआ है, हमारा कैसे फ्लो आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, प्लीज इस सारी बातों को दिमाग में एक एक फ्लो चार्ट की तरह डेवलप करना या एक कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग की तरह खड़ा करना, ये बड़ा जरूरी है। जो जो इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग बना लेता है सही तरह, उसका काम क्या होता है, उसके लिए काम जो है वो आगे आसान होता जाता है, अदरवाइज काम थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। बहरहाल वापस आओ जी सवाल की तरफ, नोट्स को बंद करेंगे वापस, अभी हम नोट्स के बारे में मजीद कोई बात नहीं करेंगे, मैं वापस वर्कशीट पर आता हूँ। प्लीज बताएं वर्कशीट में फिर क्या आंसर है जी। अब आते हैं, सवाल तो पढ़ लिया, सवाल समझ भी लिया, सवाल की काफी सारी डिटेल्ड डिस्कशन भी हो गई, तो अब आंसर क्या है? कहता है विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई दीज आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव सिमिलर मास नंबर्स। ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, सिमिलर मास नंबर नहीं सर, सिमिलर को काटें, उनको तो डिफरेंट है, तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। अच्छा आगे लिखा है दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल्स, एंड इट्स नॉट जस्ट इन द आउटर शेल्स। असल में शेल्स हमने सही तरह नहीं पढ़े, तो इतना तो पढ़ा ना कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो आई थिंक बी फॉर ब्रावो इज द करेक्ट आंसर, एंड लेट मी टेल यू देयर इज वन मोर करेक्ट आंसर इस वक्त के लेवल तक। कौन सा? दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम है तो सेम को काटें तो वैसे ही गलत हो गया। डी क्या? दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस, सेम होते हैं ना, तो भी तो ठीक है जुमला। कौन कौन सा जुमला ठीक है? बी फॉर ब्रावो भी ठीक है और डी फॉर डेल्टा भी ठीक है, दोनों को टिक मारें अभी, दोनों को टिक मारें। अब किसको ज्यादा अच्छा टिक मारना है ये कब डिस्कस करेंगे भाईजान? ये जब हमारा आगे इलेक्ट्रॉन्स वाला सारा कुछ हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन्स की पूरी कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगी ना, जब सब कुछ हो जाएगा तो हम इस पर डिस्कशन कर लेंगे। फिल वक्त मैं क्या आंसर देना चाहता हूं, मैंने बी फॉर ब्रावो को भी टिक मारने को बोला है और मैंने डी फॉर डेल्टा को भी टिक मारने को बोला है। क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स की सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? दे हैव सेम क्या? सेम एटॉमिक नंबर, मतलब सेम प्रोटॉन नंबर, तो सेम है ना, डी ऑप्शन गलत तो नहीं है। वो तो फिर हम एक अगला मतलब निकालते हैं। अगला मतलब क्या होता है सर? अगर प्रोटॉन्स सेम हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हैं तो हर शेल के अंदर, इट्स नॉट जस्ट द आउटर शेल्स, इट्स इन, अगर सब दो नहीं बात करेंगे, शेल्स वाली बात मैंने भी नहीं करनी क्योंकि पढ़ाई नहीं, तो मैं क्या उसकी एग्जांपल दूं आपको। मैं इस वक्त सिर्फ इतनी बात कह देता हूं कि आइसोटोप्स में क्या क्या सेम होता है? प्रोटॉन नंबर सेम, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी सेम। तो किस किस ऑप्शन में प्रोटॉन्स सेम है और इलेक्ट्रॉन्स सेम है? आई थिंक बी में और डी फॉर डेल्टा में। तो मैं क्या करूं? मैं दोनों को ठीक कहूंगा जी। अभी तो बेटा पेपर नहीं आया ना, अभी तो पेपर नहीं आया ना भाई, अभी तो मैं अपने लेवल की बात करूंगा कि मेरा लेवल अभी तक कहां पहुंचा है, मेरा और आपका लेवल कहां पहुंचा है? न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम तक पहुंचा है। मेरा और आपका लेवल अभी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम तक नहीं गया। हमें शेल्स वाली या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली बातों की डिटेल नहीं पता, तो मैं इसलिए उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं करना चाहता। हाँ, जब पढ़ा लूंगा तो समझ आ जाएगा कौन सा ज्यादा बेहतर है, बी ज्यादा बेहतर है या डी फॉर डेल्टा ज्यादा बेहतर है। आगे चलें जी। किसी को इशू है क्वेश्चन 4 में भी? आई थिंक मैंने क्वेश्चन 4 को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर दिया है
और इस बात को हमने अपने नोट्स का भी बड़ा डिटेल्ड हिस्सा बना दिया है। और इसी को समझकर क्या निकला है, इसी को पढ़कर हमें पता चल गया कि हमारा अगला टॉपिक अभी क्या होगा। आगे चलें जी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन 5 जी, 5 का आंसर इज ए। 5 के ए में किसी को प्रॉब्लम है? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप सिंपल हाथ खड़ा करेंगे, मैं सवाल पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। 5A में प्रॉब्लम है बेटा? नहीं। 6 का आंसर क्या है जी? 6 का आंसर इज सी। 6 के सी में किसी को प्रॉब्लम है? हालांकि 6 में थर्ड कॉलम में क्या लिखा है, जरा 6 के सी का थर्ड कॉलम देखें। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमने भी पढ़ा नहीं है, तो उसके बगैर सवाल कैसे हो जाता है? इलेक्ट्रॉन्स के बगैर ही हो जाता होगा। कैसे? विच टू पार्टिकल्स बिलोंग टू द सेम एलिमेंट। तो सेम एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए? सेम एटॉमिक नंबर या सेम प्रोटॉन नंबर। किसके प्रोटॉन नंबर सेम है? 2 और 3 के। तो आई थिंक हाँ ठीक है, इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी हमारा काम हो जाता है। ये हो गया आपके एमसीक्यू जी। किस में? 6 में। ये कि थर्ड जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक आपको मैं यही तो कह रहा हूं कि मैंने कब कहा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखना है। उसको देखेंगे, उसकी समझ कब आएगी हमें? जब हम पढ़ेंगे। तो मैं तो उसके बगैर ही आंसर बता देता हूं। एक काम करेंगे आप, सवाल जरा पढ़ें जी। विच टू पार्टिकल्स बिलोंग टू द सेम एलिमेंट। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड सेम एलिमेंट। सिर्फ आप सेम एलिमेंट वाला वर्ड अंडरलाइन कर लें। जब आप उस लफ्ज को अंडरलाइन कर लेंगे तो बताइए सेम एलिमेंट का आप क्या मतलब निकालते हैं? सेम एटॉमिक नंबर। तो उसके आगे लिखें सेम एटॉमिक नंबर। इधर नहीं भाई, पिछले पेज पर हैं हम। अगर आप अपनी गप्पों से फारिग हो गए हो तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हम पिछले पेज पर हैं और आखिरी लाइन है वहां पे लिखा हुआ है सेम एलिमेंट। उसको अंडरलाइन करें, आखिरी लाइन सेम एलिमेंट, उसको अंडरलाइन करके उसके आगे लिखें सेम एटॉमिक नंबर। फिर उसके आगे क्या लिखें? सेम प्रोटॉन नंबर। दैट्स इट। मुझे इलेक्ट्रॉन्स गिनने की जरूरत नहीं है। किस किस ऑप्शन के प्रोटॉन सेम है? 2 के और 3 के। तो 2 और 3 आंसर है। आई नीड नॉट टू चेक अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, आगे चलें जी। क्वेश्चन नंबर 1 का ए। वैसे 1 का ए भी अभी 1 का ए यहां नहीं होना चाहिए था। पूछें पता क्यों नहीं होना चाहिए था? सवाल लिखें, सवाल पढ़ें। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर एलिमेंट्स इन ग्रुप नंबर 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. Francium is another element in group number 1. How many electrons are there in the outer shell? ये किस चीज का सवाल है? आप इसका जवाब ना लिखें, आप लिखें इसका जवाब किधर है? इन द किधर, वो क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम. ये तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम का सवाल है, इसका जवाब ही नहीं लिखेंगे. नहीं, गलत लिखा हो, जवाब गलत है जो भी उन्होंने लिखा है. मैं भी इस पर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता. आप बस लिख दीजिए इन वर्कशीट नंबर 2. ये वर्कशीट नंबर 2 का सवाल है, शेल्स का सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल है, वर्कशीट नंबर 2 का सवाल है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम का सवाल है. मैं इसको यहाँ नहीं डिस्कस करना चाहता. आगे चलें जी, पार्ट बी. हाँ, बी को हम देखना चाहते हैं. बी का मैथ, इसका फ्रेंशियम का मैथ नंबर क्या है वो तो उसने बता दिया. प्रोटॉन नंबर क्या है वो आप पीरियोडिक टेबल से देख लेंगे. कितना है जी? 87. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ऊपर वाला माइनस क्या आता है आंसर 136. किसी को मसला है? आगे चलो जी. 2 का ए, 2 के ए में अगर आप पहली रो देखें, पहली रो में आपने ये क्लोरीन है ना, इसके प्रोटॉन्स कितने हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 17 होंगे. किसको मसला है? दूसरी रो में जाएं, ये दूसरी रो में प्रोटॉन नंबर क्या है 17. तो है कौन? है तो क्लोरीन ही है तो कौन है, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हैं 20. तो कौन सा वाला क्लोरीन है? कोई आइसोटोप है, कौन सा वाला? Cl. तो उधर लिखें Cl लिखें और उससे पहले 37 लिख दें. Cl लिखें और Cl से पहले
37 लिख दें जी। फिर आगे चलें थर्ड रो में दिस इज पोटेशियम। ये पोटेशियम का ऊपर वाला नंबर है 39, नीचे वाला नंबर क्या है? तो फिर न्यूट्रॉन्स कितने हुए? 20 आएगा जी। थर्ड रो में आंसर इज 20। ब्रोमीन का ऊपर वाला नंबर है 79। तो वैसे ब्रोमीन का नीचे वाला नंबर क्या होता है? हाँ, पीरियोडिक टेबल खोलें और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर देखें, कितना है? 35 है। किसको मसला है? फिर ब्रोमीन का जो 81 वाला है उसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 81 माइनस 35, 81 माइनस 35 कितने बनते हैं जी? हाँ, 46। किसी को मसला है इस बात से? एनीवन? आगे चलें जनाब साहब। बेटा आपका नाम क्या है? हसन। आपको तो मैंने क्लास में नहीं अलाउ किया था। क्या पूछा उनसे? क्या रीराइट करने का कहा है? और नहीं भाई, मैंने आपको एकेडमी से निकाला हुआ है, ठीक है? जब तक हमारे यहाँ पे हेड्स या मैं या सर अली आपके पेरेंट्स से नहीं मिल लेते तब तक हम आपको क्लास में नहीं अलाउ कर सकते। हुई भी है? किससे हुई है? मैं तो अभी नहीं अलाउ कर रहा, आउट ऑफ माई क्लास। चलो 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 चलो। मैम जरा देखें सर अली से अगर इनके वालदैन की मीटिंग हुई भी है फिर उसको ले आइएगा, अदरवाइज मेरी क्लास में नहीं आ सकते। आपकी होगी है भाई? किससे मीटिंग हुई है? और किस किस की सर? उस फड़े में कौन कौन था भाई? जरा वो खड़े हो, निकम में खड़े हो भैया, आप खड़े। और कौन था आपके साथ? खड़ा हो भाई, खड़े हो, खड़े खड़े। और कौन था इनके साथ जी? कौन कौन था? रयान राशिद कौन है जी आप में से? उजैर कौन है? और जो भी आया उसका नाम क्या था? हसन नजीर। ठीक है। आपकी मीटिंग किससे हुई है बेटा? सर अली से। आपकी? सर अली से होगी है। ठीक है, चलो। पता नहीं कैसे बख्श देते हैं सर अली। मेरी तरफ से पता है सीधी सीधी डायरेक्शन है। मैं बड़ा पोलाइट आदमी हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ असूलों की बुनियाद पर थोड़ा मेरा दिमाग ज़रा सख्ती से काम करता होता है, ठीक है। मैं बच्चों आप सारों को एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। आपके अंदर कोई भी एकेडमिक गलती होगी तो मैं ज़रूर कबूल कर लूँगा। आपकी सारी एकेडमिक गलतियाँ वो इम्प्रूव करना मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी पहली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसको मैं प्यार से ठीक करूँ, तंज करके ठीक करूँ या गुस्से से ठीक करूँ, जैसे भी करूँ, मेरा अपना एक टीचिंग स्टाइल है, उसका अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा ज़बरदस्त एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। तो वो उसमें मैं कभी माइंड नहीं करता हूँ, मतलब उस हद तक माइंड नहीं करता कि आप जा भाई मेरी जान छोड़, वो वाला माइंड में कभी भी नहीं करता। हाँ, अपनी तरफ से पढ़ाने समझाने सारे कुछ की कोशिश में पूरी करता हूँ। तो उसमें अगर कोई कमी है, कोई कोताही है, कोई खराबी है तो ऑफ कोर्स वो तो मैं इम्प्रूव कराऊंगा, मेरी प्राइमरी जिम्मेदारी है, उसी लिए सारे के सारे यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो अगर आपकी पर्सनैलिटी में कोई फ्लॉ है, ठीक है, आपके अगर अंदर कोई ऐसी कोई फजूल किस्म की आदतें हैं जिनमें से एक फजूल आदत पे शायद हुई भी है, बुला लें उसको, बुला लें। आप भी किसी जगह, इधर आओ, पहली रूम में आओ, और खड़े रहना थोड़ी देर के लिए। जो आपको बात समझाना चाहता हूं वो ये है कि जो भी आपकी पर्सनैलिटी की फजूल आदतें हैं, प्लीज आप सबसे गुजारिश है कि उसको ना घर में छोड़ कर आना है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे इंसानों की तरह आना है, तालिब इल्मों की तरह, स्टूडेंट्स की तरह आना है, और स्टूडेंट की तरह क्लास में अपना वक्त गुजारना है। और सिर्फ क्लास में नहीं, आपने क्लास के बाहर भी, जहाँ तक एकेडमी की एक 1 किलोमीटर का रेडियस बनता है, 1 किलोमीटर का रेडियस, इट इज़ वो टांगा चौक है वहाँ पर भाई, ठीक है। इस तरफ ये कहीं ना कहीं PWD वाला चौक आता है, और अगर इधर निकल जाओ ना तो कहीं आगे सिविक सेंटर भी आ जाएगा। ये 1 किलोमीटर का रेडियस अपनी एकेडमी समझिए, ठीक है। इधर मुझे किसी किस्म की कोई भी फजूल हरकत आप लोगों की नहीं चाहिए भाई। मैं उन फजूल हरकतों में से 2-3 हरकतों का आपको नाम लेकर बता देता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी, किसी भी बच्चे को अगर आदत है कोई नशा वशा करने की, बड़ा घटिया आदत है, दुनिया जान की सबसे घटिया आदत क्या होती है कि बहुत कम उम्र में कोई बच्चे सिगरेट पीना स्टार्ट कर दें, या आजकल एक और बड़ी लानत आई हुई है, कौन सी वाली, ये जो वेप शेप का फिनोमेना है, वो पीना स्टार्ट कर दें। मुस्कुराहट जिसको आ रही है उसको शर्म से डूब के भी मरना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मतलब अगर उसकी किसी की भी आदत है,
या उस आदत से जान छुड़ानी चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ इस 1 किलोमीटर की रेडियस में किसी को भी ऐसा कोई हरकत करते हुए देख लिया, किसी के पास कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? नो। 2 का बी का पार्ट 1 आई थिंक इज द डेफिनेशन सिंपल। वो क्या, सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट, ये आता होगा। बी का पार्ट 2 आइडेंटिफाई 2 एटम्स विच आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ऊपर कौन से वाले हैं? एक तो क्लोरीन के भी आइसोटोप्स हैं और ब्रोमीन के भी आइसोटोप्स हैं। तो या तो आप क्लोरीन का जवाब दे दें या फिर आप ब्रोमीन का जवाब भी दे सकते हैं, क्लोरीन का जवाब भी दे सकते हैं। और चूंकि ऊपर वाले टेबल में क्लोरीन के आइसोटोप्स भी मेंशन्ड हैं और ब्रोमीन वाले आइसोटोप्स भी मेंशन्ड हैं। ठीक है जी, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 जनाब, 3 का ए पार्ट 1, 3 का ए पार्ट 1 में जवाब बताइए जी। हाँ जी, हाथ खड़ा करेंगे जी पुत्र। 3A पार्ट 1। एक काम करेंगे, मुझे सिर्फ सवाल समझा दें आप, क्या जवाब नहीं चाहिए मुझे। सवाल पढ़ो, मुझे सवाल समझा दें। एक टेबल है, टेबल में ए के बारे में कुछ डिटेल लिखी है, बी के बारे में कुछ डिटेल लिखी है, सी के बारे में कुछ डिटेल लिखी है। कहता है व्हाट इज द एविडेंस, क्या जनाब, एविडेंस इन द टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फॉर व्हाट? एविडेंस देना है आपने दैट पार्टिकल ए इज एन एटम। पार्टिकल ए एटम है, इसका क्या एविडेंस है? इसका जवाब मुझे चाहिए। गर्ल्स में से यहां जो सब स्टैंड पे बैठी हैं, बेटा आपका नाम क्या है? हिबा। हिबा आप बताइए, पार्टिकल ए इज एन एटम, आप सवाल समझाएंगी कि जवाब समझाएंगी? जवाब समझाइए। एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए में प्रोटॉन्स भी 15 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 15 है, तो वो एटम है। ओके, बी के बारे में क्या ख्याल है आपका? ऊंचा बोले। मतलब सवाल ये कि पार्टिकल ए एटम है तो बी एटम नहीं है? हाँ, मेरा सवाल ये है, सवाल ये था कि हाथ नीचे करें बच्चों, समझ आ गया मुझे, इजी हो जाए अभी बच्चे से सवाल पूछना। सवाल था पार्टिकल ए इज एन एटम, तो आपने कहा हमें बताना है व्हाट इज द एविडेंस, आप किस बुनियाद पर ये कहती हैं कि पार्टिकल ए एक एटम है। आपने बुनियाद ये बनाई कि सर ए के अंदर सेम नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई एग्री विद दिस। अब मेरा अगला एक सवाल है, इसका मतलब यह है कि बी एटम नहीं है, या क्या बी भी एटम है? चला बी के बारे में बताएं, बी एटम है? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो एटम? हाँ, तो ये जवाब है जनाब। एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो गई या ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा? तो वो कोई आयन का टॉपिक आ जाएगा। कौन सा टॉपिक आएगा? आयन मैंने अगले चैप्टर में पढ़ाना है, अभी मैंने आयन नहीं स्टार्ट किया, इसीलिए आयन का सवाल भी नहीं है। सवाल क्या है? आप दीजिए एविडेंस फॉर द फैक्ट के पार्टिकल ए इज एन एटम। तो एटम है, क्यों एटम है? बिकॉज सर जी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। क्या रीजन है, क्या जवाब है? बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, ये जवाब है जी। किसी को मसला इस बात से? एक और जवाब सुनिए, बड़े मजे का जवाब है। वो कहते हैं बिकॉज इट कंटेन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो फिर तो बी भी एटम है, फिर तो सी भी एटम है, हर किसी में सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, जवाब क्या है? जवाब ये है ए एटम इसलिए है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल। एक काम करो, साइड पे एक नोट लिखो, टेबल के सामने जाओ, टेबल के सामने। बी का क्या सीन है? बी इज नॉट एन एटम। क्यों? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद सेम नहीं है। तो प्लीज एक नोट लिखेंगे, बी इज नॉट एन एटम। बी इज, टेबल के सामने एक नोट लिख दें, बी इज नॉट एन एटम। मैं एस्ट्रोटॉप की बात कर लूंगा, लेकिन मैं भी बस वो पार्ट 1 के रेफरेंस से जवाब दे रहा हूं। पार्ट 1 का रेफरेंस क्या है कि ए एटम है, बी एटम नहीं है। अब ए जो एटम है, ए में क्या सीन है?
ए क्यों एटम है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। बी एटम नहीं है, क्यों नहीं है वो, अच्छा एटम नहीं है तो क्या है फिर वो एक अगला चैप्टर हमारा, क्या है वो, आयन है। तो हमने क्या देखा, बी इज नॉट एन एटम बिकॉज क्या, बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स are not equal to the number of electrons, तो फिर वो क्या है, rather it is an ion, पूरा जुमला करें जी। हमने पहले क्या कहा, it is not an atom, rather it is an ion। लिखो ना यार, लिख दिया, पूरा जुमला लिख दिया, आगे भी लिखो भैया, rather it is an ion लिखें जी, ठीक है। अच्छा, अब अगली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या वो आइसोटोप है, क्या बी ए का आइसोटोप है? ए और सी आइसोटोप्स हैं, कैसे? ए और सी में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आई थिंक बी को तो हमें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि बी अभी हमारा टॉपिक ही नहीं है। क्यों नहीं है बी हमारा टॉपिक? सर उसमें तो आयन्स आ गए हैं, क्या आ गए? तो काम करें, जब आपने कहा रादर इट इज एन आयन, आयन को अंडरलाइन करके लिखे स्टडी लेटर, आयन को अंडरलाइन करके लिखे हमारा अगला टॉपिक है स्टडी लेटर। आयन को अंडरलाइन करें और वहां पे क्या लिखें, स्टडी लेटर, ठीक है, ओके जी। अब वैसे ए के पार्ट 2 का आंसर क्या है? ए के पार्ट 2 का आंसर चाहिए जनाब। ए के पार्ट 2 का आंसर मुझे यहां पे गर्ल्स में से, बल्कि परिचय आप बताओगे। ए का पार्ट 2 सवाल क्या है, पहले सवाल समझा। दे आर ऑल पार्टिकल्स ऑफ द सेम एलिमेंट। पता कैसे चला सबका एलिमेंट सेम है? हाँ, बिकॉज दे ऑल हैव द सेम एटॉमिक नंबर या सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दे ऑल हैव द सेम प्रोटॉन नंबर। आगे चलें जी, अगला जवाब तो उन्होंने दे दिया कि पार्टिकल्स ए एंड सी क्या है, आइसोटोप्स हैं। क्यों आइसोटोप्स हैं? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। आगे चलें जनाब, क्वेश्चन नंबर 4 की पहली रो का आंसर क्या है? 27, ठीक है। 4 की दूसरी रो में प्रोटॉन्स कितने हैं? 23, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 23 होंगे। 5 का ए क्या? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 के टेबल में किसके बारे में सवाल है ये? An isotope of iron has 58 nucleons। ऊपर वाला नंबर क्या है? ऊपर वाला नंबर क्या है? 58, ठीक है। कंप्लीट द टेबल। मुझे बताएं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स 26 होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 32 होंगे। क्यों सर? ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे। अच्छा, अब आप बताएं, आगे लिखा रिलेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या होता है? -1 या नेगेटिव। प्रोटॉन का, अच्छा नीचे वाले टेबल में जाएं, उसमें भी इसी तरह ये वाला टेबल कंप्लीट करना है। आई होप आप ये रिलेटिव चार्ज में पॉजिटिव +1, 0 और -1 लिख देंगे। आगे अप्रोक्सीमेट रिलेटिव मास क्या है? प्रोटॉन का 1 है, तो न्यूट्रॉन का भी क्या है? 1 है, और उसका कितना है इलेक्ट्रॉन का? 1/18 36 या 1/18 40 भी राउंड कर सकते हैं आप। आगे चलें जी, इस अगले वाले में 7 के बी में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 19, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 22, ठीक हो गया जी। 8 के ए में जाएं, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। आगे चलें जी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन नंबर। क्या बोलते हैं? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एक्स कितना है? 34, और सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस, ये क्या होता है? आइसोटोप्स। आगे चलें जी, अगले पे लिखा है डिफाइन द टर्म प्रोटॉन नंबर। आई थिंक वो तो हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 9 के बी का पार्ट 1, मैग्नीशियम में कितने प्रोटॉन्स हैं? 12। कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 12। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो नीचे मैग्नीशियम 26 में क्या सीन है? प्रोटॉन्स कितने हैं? 12। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 14। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टर्म क्या यूज होती है दोनों के लिए? आइसोटोप्स। किसी को मसला है?
क्वेश्चन नंबर 10 के ए के पार्ट 1 में बताएं कि हाउ आर दे सिमिलर, हाउ आर दे सिमिलर, केमिकली या फिजिकली, बल्कि ऐसे ही उसको छोड़ें, डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, they have same number of protons and same number of electrons. How are they different? Different number of. और अगर सवाल आता describe in terms of physical properties and chemical properties, फिर क्या लिखते हैं? फिर how are they similar? Chemically. How are they different? Physically. ठीक है. 11 पे जाएं जी. 11 के A का पार्ट 1 किसमें exactly 7 protons हैं? J में. किसमें exactly 6 neutrons हैं? E में. मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन्स, हाँ जी, डी में प्रोटॉन्स कितने हैं? 2, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 1, तो मोर प्रोटॉन, हाँ ठीक है. पार्ट 4, विच टू ऑफ दीज आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर? ई एंड जी. आई थिंक यहां तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए. यू नो व्हाट, यहां पे जाके हमारा पहली वर्कशीट जो है वो क्या होती है? खत्म होती है. तो बड़े मजे की बात बताऊं आपको, है जी. यहां से आगे क्या होगा? अब टेस्ट होगा जनाब साहब. क्या होगा? नहीं, मंडे को क्यों? हाँ मंडे को, ये तो मैं बताऊंगा ना अभी आपको. ठीक है, आप जरा अपने मेरे पढ़ने पढ़ाने का पैटर्न अपने दिमाग में जरा डेवलप करेंगे. हम पहले क्या करते हैं? एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं. नोट्स तक काम करना क्या है? आपकी नोटबुक प्रिपेयर करना इज वन जॉब. ठीक हो गया जी. जब कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो भी आपने देखा कि मेरी तरफ से वो कौन सा टॉपिक, न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो क्या मिलेगा आपको? एक वर्कशीट मिलेगी. दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द जॉब. कि वर्कशीट में क्या होगा? वर्कशीट में आपको पूरी की पूरी वर्कशीट पहले आप सॉल्व करके आया करेंगे. हम अगले दिन क्या करेंगे? इसी तरह मैं हर वर्कशीट को क्या करूंगा, दिखाने सर, हर वर्कशीट को क्या करूंगा जी? थैंक यू. अच्छा जी, देखते हैं. हर वर्कशीट की हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स कराया करेंगे. दिस इज थर्ड जॉब. पहला जॉब क्या था? नोट्स सुनना, समझना, लिखना, पढ़ना, सारा कुछ वन जॉब हो गया. फिर वर्कशीट आपको मिलेगी, मैं बनाऊंगा, आपको दूंगा, आप सॉल्व कर कराया करेंगे. सेकंड जॉब. फिर क्लास में वर्कशीट की क्या होंगी? प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी. अभी तो मैंने जल्दी जल्दी चूंकि आपको आंसर की नहीं भेजी थी, इसलिए मैंने क्या किया, सारे सवालात को खुद ही समझाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. सरासिम एक छोटा सा काम करेंगे, ये जो आंसर की हमने बनाई हुई है प्लीज जरा सर बाबर को बोलें ये हमारे ग्रुप पे भेज दें अभी के अभी. ठीक है. अगर ये भेजी होती तो मैं क्या करता? तो मैं सारे सवाल ना करता, मैं सिर्फ कहता क्वेश्चन 1 में किसको प्रॉब्लम है, क्वेश्चन 2 में किसको प्रॉब्लम है, क्वेश्चन 3 में किसको प्रॉब्लम है. खैर अगर आप सब में हाथ खड़ा करते तो मैं तब भी सारी वर्कशीट ही कराता. तो सारी वर्कशीट पहले आपका करना, दैट इज सेकंड जॉब. फिर मेरे थ्रू उसकी प्रॉब्लम होना, दिस इज थर्ड जॉब. व्हाट आफ्टर दिस नाउ? अब आपका एक टेस्ट होगा जनाब साहब, उसके लिए आप क्या करेंगे? वैसे तो रोजाना की बुनियाद पर आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं ना. आज जब आप घर जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आज आप इस केमिस्ट्री की जितने नोट्स अभी तक आपने पढ़े हैं वो भी सारे रिवाइज करेंगे. जो भी आपकी वर्कशीट थी उसको दोबारा चेक करेंगे. आंसर की भी मैं भेज दूंगा, वहां से भी चेक कर लेंगे. एंड टेस्ट के लिए जैसे प्रिपेयर करना होता है ईमानदारी के साथ वैसे प्रिपेयर करेंगे. ठीक है. कितना टाइम देना है, कितना नहीं देना, आपको हर किसी को पता होना चाहिए कि कल आपका पहला केमिस्ट्री का एक बड़ा फुल फ्लेज टेस्ट है. ठीक है. इससे पहले लिया था मैंने कोई?